crackdown on civil society and NGOs in India. Let us see that what is civil society. सिविल सोसाइटी, यदि हम लोग सिविल सोसाइटी को एक तरफ देखें, दूसरी तरफ हम लोग गवर्नमेंट को एक तरफ देखें और दूसरी तरफ हम लोग बिजनेसमैन को देखें या बिजनेस कंपनी, तो एक्चुअली में ये तीन चीज़ ही किसी नेशन में होता है। एक गवर्नमेंट होता है, एक बिजनेस होता है और जिस द रेस्ट ऑफ द पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वो सिविल सोसाइटी होते हैं, जिनका कॉमन गोल होता है, कॉमन एक्टिविटी, कलेक्टिव एक्टिविटी होता है सोसाइटी को लेकर, जब परचेज और जो भी एक्टिविटीज़ इनके अलावा हो रही हो तो वो सिविल सोसाइटी होती है। सो हियर इट इज़ क्रैक डाउन ऑन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओज। एनजीओज आप जान रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। Why it is in the news? The Income Tax Department has recently determined that several NGOs have allegedly breached the foreign country contribution regulation. तो कई जो है जो NGOs हैं, जो फॉरेन से जो मनी आता है उसको रेगुलेशन को कहीं ना कहीं उसको वो ब्रीच कर रहे हैं। दैट इज़ आई सेड दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को वो क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, लीडिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ देयर FCRA लाइसेंस। इस FCRA लाइसेंस के द्वारा जो कुछ NGOs और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो फॉरेन कंट्री से डोनेशन लेती हैं, उसके ऊपर वो क्या है, उनके लाइसेंस को कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारे यहाँ पैसा आए और उसका बेटर यूटिलाइजेशन ना हो के इन द रॉन्ग वे इसका यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि वो जो हैं वो ब्रिच कर रहे हैं। जो NGOs जो हैं जो बाहर से जो डोनेशन आ रहा है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो ब्रिच कर रहे हैं, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रहा है। इस कारण से ऐसे NGOs के लाइसेंस को रद्द करने की बात हो रही है। दिस इन्वेस्टिगेशन स्टेम्स फ्रॉम discrepancies in annual returns and foreign currency bank account statements along with allegation of fund misutilization। तो ये जो कहाँ से IT सेक्टर को कहाँ से ये पता चला, तो ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ से पता चला कि ये डिस्क्रिपेंसीज, ये जो मिसमैच आ रहा है, जो फॉरेन से जो डोनेशन आ रहा है वो कहाँ से हो रहा है। तो जो लोग NGOs वगैरह जो एनुअल रिटर्न कर रहे हैं और फॉरेन करेंसी जो आ रही है बैंक में, और उसके बाद जो NGOs हैं, जो NGOs जो हैं वो क्या कर रही हैं, अपना वो क्या दे रही हैं, अपना रिटर्न भर रही हैं, IT रिटर्न भर रही हैं, IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न दे रही हैं जो अपना साल में। और जो फॉरेन से उनके अकाउंट में जो मनी आ रहा है, जो डोनेशन आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो वहाँ पर जो फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में जो मिसमैच दिख रहा है और साथ में उन पैसे के साथ उनका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से IT कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, दे आर टॉकिंग अबाउट कि देयर शुड बी ना उनके FCRA लाइसेंस को रद्द किया जाए। यदि डेफिनेशन देखा जाए तो सिविल सोसाइटी को एक सिंपल टर्म में तो हमने समझा दिया है। अ सिविल सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ कलेक्टिव ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हु ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट एक्टिविटीज़ एम्ड एट इन्हांसिंग कम्युनिटी वेलफेयर को लेकर हो, कम्युनिटी वेलफेयर को लेकर काम कर रहे हों, एक एक्टिविटीज़ चल रही है उनकी जो एग्जीक्यूट करते हैं वेलफेयर को लेकर, नेसेसिटेटिंग a formal structure for the implementation of these plans and initiatives। तो वो वेलफेयर और कुछ इनिशिएटिव्स को एक फॉर्मल वे में किसी पार्ट ऑफ द इंडिया किसी रीजन में उसको करवाने के लिए जो लाइक माइंडेड NGO ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी काम करती है कि जिससे वहाँ पर काम हो, वो चीज़ों के लिए काम करते हैं। सिंपल, अ सिविल सोसाइटी डिफाइंड एज अ कलेक्टिव लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, एक जैसे लोग हों दिमाग के, मतलब जैसे एक कार्य करने वाले हो, वेलफेयर करने वाले हो, हु ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट एक्टिविटीज़ एम्ड एट इन्हांसिंग कम्युनिटी वेलफेयर। उनका जो काम होता है, उनकी एक्टिविटी होती है कम्युनिटी के वेलफेयर को बढ़ाएं। नेसेसिटेटिंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान, जो भी प्लान उनका रहता है, कोई भी जो गवर्नमेंट का प्लान है चाहे कोई भी है, उसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर उनको मिले कि जिससे कि वेलफेयर हो सके।
In India, CSO are understood as non-profit organizations. तो जितने भी आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आर अंडरस्टूड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई प्रॉफिट पे नहीं काम करते, ऐसा है इंडिया में, दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट। ना तो बिजनेस है ना तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और बिजनेस को छोड़कर ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। देर इज़ नो इट इज़ इन बिटवीन देम। Influences centered around shared interest, purposes and values। तो इनका जो सिविल सोसाइटीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट और मार्केट से कोई इनका नहीं है, इनका इन बिटवीन देयर इट इज़ एन अनदर बॉडी जिनका वो रहता है कि वो वेलफेयर को इन्फ्लुएंस कर सकें और जो इंटरेस्ट है वेलफेयर सोसाइटी की उसको पूरा कर सके, उनके वैल्यू को बढ़ा सके। टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, that is non-government organization, NGOs and community-based organization। तो civil societies are like you can say that non-government organization body जो है और community-based organization, ये दो टाइप के आपके क्या होंगे, CSO आपके civil society organizations। फर्स्ट देखते हैं non-government organizations। Civil society organizations are largely synonymous with NGOs। तो जनरली लोग NGOs को पहचानते हैं, मुख्य रूप से CSO को NGO के रूप में ही देखा जाता है। विच आर प्रोफेशनल एंटिटीज़ दैट आर प्राइवेटली मैनेज, ये आपको ये प्राइवेटली मैनेज किया जाता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ऑपरेट ऑन ए नॉन प्रॉफिट बेसिस, जो NGOs होते हैं बिना फ़ायदे के बेसिस पर ऑपरेट किया जाता है। आर सेल्फ गवर्निंग, और अपने उसके मेंबर जो होते हैं वही उसको चलाते हैं, गवर्न करते हैं। एंड फंक्शन वॉलंटरीली, जो आकर अपना वॉलंटरीली जाकर अपना सर्विस देना चाहे इस NGOs में वो देते हैं। दे रजिस्टर विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ येट मेंटेन ऑपरेशनल इंडिपेंडेंसी, मतलब इनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा होती है और लेकिन फिर भी अपनी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंसी में मत रहते हैं, गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे इंटरफेयर नहीं रहता है। टारगेटिंग कम्युनिटीज़ एट वेरियस लेवल्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल, जो भी हो लोकल लेवल पर कम्युनिटीज़ हों उनको कोई प्रॉब्लम हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हों, उनको टारगेट करते हैं, उनको कहाँ से कहाँ तक कैसे उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को पूरा किया जा सकते, उनके वैल्यू को बढ़ा सके। देयर फोकस स्पेंस न्यूमरस इशूज़ इंक्लूडिंग सैनिटेशन, सैनिटेशन आसपास की सफाई हो उसको लेकर है, उनके रहने के लिए हाउसिंग को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर कहा जाए, और जो लोगों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर रही है ऐसे इश्यूज़ पे लेकर वो बात करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट ऑन अ वॉलंटरीली बेसिस, पूरे वॉलंटरी बेसिस पर ये भी काम करते हैं। फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी दे सर्व, कम्युनिटीज़ के स्पेसिफिक नीड्स को सर्व करने की कोशिश करते हैं। देयर मेंबर्स आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन, और जो इनिशिएटिव लेते हैं तो जो आपको CBO के मेंबर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, civil society organization act as a bridge between citizens and state representing the voices of marginalized। तो CSO जो है एक ब्रिज है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन और स्टेट के बीच में एक ब्रिज है, एक जोड़ है जो समस्याओं को उनके पास तक पहुंचाता है, सिटीजन के समस्याओं को उनके गवर्नमेंट तक, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट तक पहुंचाता है और गवर्नमेंट उनको सुनता है। तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये लोग जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो सिटीजन हैं जिनके प्रॉब्लम हैं, उनके बीच में ये रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। ग्रुप्स आर्टिकुलेटिंग देयर नीड्स एंड फैसिलिटेटिंग नेसेसरी चेंजेस, और ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप्स होते हैं, जो ये ग्रुप हैं एक्चुअली में ग्रुप जो होते हैं ये ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। तो वो उनके नीड्स को पहचानने को समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं कि उनका एक्चुअल में नीड क्या है और उसको स्पष्ट रूप से क्लियरली जो है गवर्नमेंट को क्या करते हैं,
व्यक्त करते हैं एंड फैसिलिटेटिंग नेसेसरी चेंजेस, और ट्राई करते हैं कि जो सिटीजन है, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको मार्जिनलाइज ग्रुप्स को क्या है उनका उनके तक वो उनका इंटरेस्ट जो है वो उनको मिल सके, उनके जो फ़ायदे हैं, वेलफेयर हैं, उनको मिल सके। नेचर ऑफ द वर्क ऑफ CSO, तो CSO का जो क्या है सपोर्टिंग सर्विस डिलीवरी, उनको सेवाएं प्रदान करते रहे लोगों को, असिस्टिंग इन पॉलिसी एक्शन प्लान्स एंड लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग। इवन कि ये जो इनका जो काम रहता है, जब ये सिटीजन की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं तो पॉलिसी में क्या क्या प्लान हो, पॉलिसी बनाते समय क्या प्लान हो, और क्या कानून बनते समय कैसे ड्राफ्ट किया जाए, इसमें भी वे असिस्ट करते हैं। कंडक्टिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एविडेंसेस, जो ये ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वो एक प्रकार से जब काम करते रहते हैं तो उनके पास एक रिपोर्ट रहता है जिसको हम लोग रिसर्च कह सकते हैं, जो रियल में अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी क्या नीड है उस सिटीजन की, वो उस मार्जिनलाइज ग्रुप की, और उनको कंडक्टिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एविडेंसेस, ऐसे एविडेंसेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग एंड स्केलिंग इनोवेटिव चेंज मॉडल्स, और ये लोग हेल्प करते हैं कि इनोवेटिव चेंजेस लाया जाए जिससे सोसाइटी के लिए डेवलप किया जा सके, उनका बढ़ाया जा सके। CSO in India. Statistics on CSO. Data on civil society organization in India is limited. भारत में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को जो डाटा है वो पूर्णतः भारत के पास नहीं है, लिमिटेड है। इन 2015 फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैप्ड रजिस्टर्ड NGOs, और 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्या किया, CBI ने सारे जो NGOs रजिस्टर्ड थे उनके टोटल मैपिंग की गई, कहाँ पर हैं, कौन कौन हैं, और उससे पता चला रिवीलिंग 3.1 मिलियन NGOs इन इंडिया। भारत में कितने NGOs हैं? भारत में 3.1 मतलब 31 लाख NGOs। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द एग्जिस्टेंस ऑफ CSO civil society organization is governed by laws concerning three main aspects। जो CSO जिसको अपना काम करना है तो वो गवर्नमेंट के कौन से ऐसे 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर उन्हें काम करना होता है। पहला देखा जाए तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा गवर्नमेंट से कि वो NGO हैं, CSO हैं, CBO हैं। साथ में उनकी जो इनकम आती है उनके ऊपर टैक्सेशन को लेकर ध्यान हमेशा रखना होगा। एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, जो भी अन्य कोई कंप्लाइंसेस हो उनका रेगुलेशन पालन करना होगा। एज पर द रजिस्ट्रेशन इफ यू सी कवर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस एक्ट के थ्रू होता है? दैट इज़ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू होता है। द ट्रस्ट एक्ट 1882, यस 22 साल के बाद ट्रस्ट एक्ट आया 1882, एंड सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और 2013 में जो सेक्शन 8 आया उसके द्वारा इनकी रजिस्ट्रेशन होती है कि कौन सी सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है या NGO है, CBO है, वो किस प्रकार का काम कर रहा है, उसके अनुसार से उनकी रजिस्ट्रेशन जो होगी एक्ट 1860 के थ्रू, ट्रस्ट एक्ट 1882 और सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के थ्रू। द FCRA, दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 2010, मतलब कि जो फॉरेन से जो डोनेशन उनके पास आता है उससे रिलेटेड उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है 2010, उसके अंतर्गत देखते हैं कि इट अप्लाइज टू ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस NPOs दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशंस। जो भी फॉरेन के कंट्रीब्यूशन या डोनेशन मिल रहा है उन सब पर ये एक्ट लागू होता है। It aims to enhance transparency and accountability among NPOs। जितने भी NPOs हैं उन सबको उनका क्या है, उनको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल होना चाहिए। Organizations must रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हों। एक्सेप्ट पेमेंट्स थ्रू डिजिग्नेटेड बैंक, जिस बैंक से गवर्नमेंट ने कह रखा है उसी बैंक से फॉरेन कंट्री से वो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन ले। मेंटेन सेपरेट अकाउंटिंग
फॉर दिस फंड्स। जो भी फंड आ रहा है उनकी अकाउंट एक सेपरेट बना के रखें, किसी और अकाउंट के साथ जोड़कर ना रखें। रिन्यू रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एवरी 5 ईयर्स, और हर 5 साल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते रहेंगे जो फॉरेन के कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है। एक्टिविज्म और इम्पैक्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। Civil society organization excel in grassroots engagement, effectively reaching remote areas, ये remote areas गांव दूर दूर तक पहुंचते हैं, and vulnerable population, वो उस population तक भी पहुंचते हैं जहां पर पहुंचना, और जिनकी population ट्राइबल पीपल जो बड़े काफ़ी vulnerable हैं और या इनका population ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, उनका कल्चर अफेक्ट हो रहा है, वो उस एरिया तक पहुंचेंगे। स्पेशली व्हेन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में फॉल शॉर्ट, जबकि गवर्नमेंट बेस्ड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, वो काम भी नहीं कर पाते हैं ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक CSO प्रोवाइडेड, CSO ने बहुत बड़े स्तर पर इसके अंतर्गत काम किया था। डायरेक्ट सपोर्ट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी लोग अफेक्ट हुए थे उनके लिए जो एसेंशियल गुड्स था वो डायरेक्टली उनको सपोर्ट दिया जा रहा था, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे हाइजीनिक को लेकर हो, या कोई दवाई को लेकर हो, ये पहुंचाया जा रहा था। या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो उसके लिए जो ऑक्सीमीटर था, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी और समझे होंगे। इनडायरेक्ट सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस एडिंग इन रिकवरी एफर्ट्स। इनडायरेक्ट सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्ट सपोर्ट भी करते हैं एडिंग इन रिकवरी एफर्ट्स, कि जैसे कोई पेंडेमिक के समय कोई दिक्कत हो गया तो उनको रिकवरी में अपने पीपल के सर्विसेज के द्वारा रिकवरी कराने में भी हेल्प करते थे। चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। CSO encounters several challenges including, देखते हैं हम लोग, issues of transparency and legitimacy regarding the information they are expected to disclose। कहीं न कहीं जितने भी NGOs हैं, CSO हैं जो हैं, उनको अपनी जो उनके पास जो कंट्रीब्यूशन आया, उनका पैसा कैसे यूज़ हुआ, कहाँ हुआ, इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी इशू ज़रूर है। उससे रिलेटेड जो लेजिटिमेसी है, जो कानूनी संबंधित चीज़ें हैं, कहीं न कहीं इन NGOs को फेस करना पड़ता है। इंटेंस स्क्रूटनी सराउंडिंग देयर फंडिंग सोर्सेज, particularly external grants and donations which can threaten sustainability। तो जो भी एक्सटर्नल ग्रांट्स या फंड्स जो बाहर से डोनेशंस आते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की जो है इंटेंस स्क्रूटनी होती है। कहीं न कहीं उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनको आगे चलते रहने के लिए, उनके काम करते रहने के लिए कहीं न कहीं ये थ्रेट है for the civil society organization to exist। Dependency on government and international donor grants often tied to specific projects। जितने भी जो एक्सटर्नल या इंटरनेशनल लेवल के जो फॉरेन डोनेशंस होते हैं, जो डोनेट करते हैं, वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट करे, विच कैन हिंडर द फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक फोकस नहीं होता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्पेसिफिक फोकस हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए फोकस चेंज हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी की नीड्स अलग अलग होती है। तो जो सिटीजन, जो मार्जिनाइज ग्रुप की नीड्स अलग अलग होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो गवर्नमेंट के डोनेशन आ रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल डोनेशन, जो फॉरेन डोनेशन आ रहा है, वो बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है। लेकिन जो CSO का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस की डिमांड करते हैं, तो वो उनकी उस कारण से उनके ग्रांट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है, उनको जो पैसा मिलता है। इंक्रीज्ड कंपटीशन विद इन द सिविल सोसाइटी सेक्टर लीडिंग टू अ डिमिनिश्ड शेयर ऑफ रिसोर्सेस। कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और
जहाँ पे ज़्यादा कुछ जगह कुछ ऐसी सिविल सोसाइटी एनजीओज़ हैं जो कि उनके पास अच्छा फंड आ जा रहा है, किसी के पास जो ज़रूरत है, जो रियल में अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनके पास नहीं आ रहा है। तो देयर इज़ एन आई सेड सीएसओ के बढ़ने से नंबर ऑफ, जैसे हमने देखा 3.1 मिलियन 31 लाख एनजीओज़ भारत में हैं, तो इसके अनुसार से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो कई जो एनजीओज़ हैं वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। क्रैक डाउन ऑन सीएसओ इन इंडिया। जो क्रैकडाउन है यहाँ पर कहीं न कहीं वो जो रिलेट है कि सीएसओ जो है कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं और उसके ऊपर लॉ का दबाव दिया जा रहा है कि आप इसे गलतियाँ ना करें, चाहे कुछ भी, और उसके वजह से आप कुछ अच्छे एनजीओज़ हैं वो भी फंस जा रहे हैं। तो ये एक दबाव है क्रैकडाउन ऑन सीएसओ इन इंडिया। तो जो भी क्रैकडाउन किया जा रहा है लीगल लेवल पर, उनको दबाव दिया जा रहा है। सो notable organizations addressing environmental and social issues have come under investigation by Indian authorities for allegedly undermining the country's economic interest or obstructing development projects. तो कहीं ना कहीं जो जो सिविल सोसाइटी, जो एनजीओज जो हैं, जो कि इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज़ पे जो काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन जितने एनजीओज़ हैं वो जो सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और वो कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो है उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि वो कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कहीं न कहीं हैम्पर कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि कहीं गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ खड़ा कर दिए, कुछ सोशल इश्यू खड़ा कर देते हैं, तो या गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक जाता है। कहीं पे से रोड जाना है, कहीं पे कोई इंडस्ट्री बननी है, तो वो एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज़ को लेकर खड़े हो जाते हैं, और उससे गवर्नमेंट का कहीं न कहीं उसके डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स जो है हैम्पर होने लग जाते हैं। इस कारण से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं, ये इंडियन अथॉरिटीज़ के इन्वेस्टिगेशन में आए हुए हैं। द FCRA लाइसेंस ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। तो FCRA का जो लाइसेंस है, जो आपको पता है कि एक 2010 का जो लाइसेंस है लोगों को कि आप रजिस्टर कराइए, टैक्स दीजिए और सारे कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो करिए, तो वो लाइसेंस हैं वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के। द FCRA लाइसेंस ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, one of the India's oldest think tank, was recently revoked following a year of scrutiny from the IT department. तो IT डिपार्टमेंट जब इस चीज़ के ऊपर जितना इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके ऊपर काम कर रही थी कि उसको लेकर ये रिवॉक हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक कंसल्टेशन आर डिम्ड एसेंशियल इन द। जबकि आप जानते हैं कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना, पब्लिक का कंसल्टेशन होना किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है, वो कहीं न कहीं रिड्यूस हुआ है। Environmental clearance process for large infrastructure projects considered vital for national importance such as road construction have been exempted from certain compliance requirements, leading to a decline in public participation in environmental clearance processes. तो कहीं न कहीं क्योंकि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन होना, किसी प्रोजेक्ट को बनना और देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट कंप्लायंसेस से हटाया गया है। और जब हटाया जाएगा, सिंपल है कि इसको इन्वायरमेंटल, तो जो एनजीओज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ खड़ा कर रहे हैं, जो पब्लिक बोल रही है कि हमारे को यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पब्लिक बोल रही है कि यहाँ पर अब जानवर नहीं है, यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मान लीजिए कि ऊपर से कम्युनिकेशन लाइन जा रहा है, उस कम्युनिकेशन लाइन से जो रेज निकल रहे हैं उससे बर्ड्स और कीड़े ख़त्म हो रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट्स, जो सोशल इशू खड़ा कर रहे हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे यदि इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो इसके वजह से पब्लिक का पार्टिसिपेशन, यदि एनजीओज़ नहीं आएंगे, एनजीओज़ तो पब्लिक के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो एनजीओज़ और सीएसओ नहीं आएंगे, तो उसके वजह से उनका पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो रहा है। एलिगेशन अगेंस्ट सम ऑफ द एनजीओज़ वर्किंग इन इंडिया। अब देखते हैं कि जो एलिगेशन जो भारत में
जो कुछ काम कर रहे हैं उनमें उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन लगाए गए हैं। ऑक्सफैम इंडिया, allegations have surfaced regarding activities not aligned with its stated objectives। तो मतलब कहा जा रहा है कि जो एक्टिविटीज़ जो होना चाहिए एनजीओ का और जो ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये एनजीओ बने थे उस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो अलाइन नहीं कर रहे, कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही है, इंक्लूडिंग इट्स सपोर्ट फॉर ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलियाज कैंपेन अगेंस्ट माइनिंग ऑपरेशन बाय द अडानी ग्रुप। और साथ में ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया कैंपेन के अगेंस्ट में जो देखा गया कि अडानी ग्रुप जो कि माइनिंग हो रही थी उसको लेकर हुआ था। आफ्टर लूजिंग इट्स FCRA लाइसेंस, ऑक्सफैम sought to redirect funds through other compliant NGOs। और जो ऑक्सफैम जो एनजीओ था, जब अडानी ग्रुप के साथ ऐसा हुआ तो वो उसने FCRA लाइसेंस उसकी ख़त्म कर दी गई और इससे वो जो पैसे की जो ज़रूरत है जो एनजीओ उसके लिए अडानी ग्रुप के जो माइनिंग जो चल रही है उसके अगेंस्ट काम सकें तो वो दूसरे एनजीओ से पैसे ले रहे हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव से हटकर जब काम करते हैं तो गवर्नमेंट उनको प्रॉब्लम कर रही है। CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, द IT डिपार्टमेंट alleges that CPR was involved in the हसदेव मूवमेंट अगेंस्ट कोल माइनिंग इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखा जाए कि छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट में एक हसदेव रिवर है जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उस रीजन में कोल माइनिंग के अगेंस्ट जो मूवमेंट आंदोलन लोग चला रहे हैं तो वहाँ पर IT डिपार्टमेंट ने CPR को बोला कि CPR जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है वो क्या है, जो NGOs का है वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। रिसीविंग foreign funds amount of to rupees 10.19 करोड़ since 2016। 2016 से वो जो CPR जो है वो लगभग 10.19 करोड़ रुपीस लिया है फॉर इट्स नामती इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोग्राम। और अपने नामती इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोग्राम के लिए 10.19 करोड़ फाउंड बाहर से डोनेशन लिया है, विच इंक्लूडेड लिटिगेशन। कहीं ना कहीं इसको लेकर इन लिटिगेशन की आवश्यकता है। एनवायरोनिक्स ट्रस्ट, अंडर दिस एनवायरोनिक्स ट्रस्ट एलिगेशंस क्लेम दैट इट फंडेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द JSW उत्कल स्टील प्लांट इन उड़ीसा। एनवायरोनिक ट्रस्ट जो है वो एक प्रकार से कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इनोवेशंस लाता है और यहाँ पे एनवायरोनिक ट्रस्ट एलिगेशंस क्लेम दैट इट फंडेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द JSW उत्कल स्टील प्लांट इन उड़ीसा। तो JSW उत्कल प्लांट जो स्टील प्लांट है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने के लिए के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है एनवायरोनिक ट्रस्ट एंड ट्रांसफरिंग रुपीज़ 1250 to 700 to 1250 to 711 लोकल रेसिडेंस इन 2020। 2020 में 1250 रुपये को दिए गए थे कि वो आकर प्रोटेस्ट करें। अनदर NGOs हैं वो है लाइफ। द लाइफ ट्रस्ट इज़ एक्यूज्ड ऑफ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द US बेस्ड NGO। और ये एक्यूज़ किया गया है कि जो लाइफ ट्रस्ट है US बेस्ड NGO के द्वारा यूटिलाइज किया गया है और NGO अर्थ जस्टिस टू इम्पीड कोल माइनिंग एंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। और US बेस्ड की जो कंपनी जिसने US बेस्ड जो NGO है उसने पैसे दिए हैं और गलत तरीके से लाइफ ट्रस्ट को, और लाइफ ट्रस्ट लोगों को लेकर क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को, माइनिंग को और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को बंद करने की कोशिश करवा रहा है जिससे भारत के डेवलपमेंट पर अफेक्ट हो। ये एलिगेशंस हैं। वर्किंग इन कंसर्ट, द IT डिपार्टमेंट सजेस्ट दैट दिस NGOs आर लिंक्ड एंड वर्किंग टुगेदर। ये जितने NGOs हैं एक साथ लिंक्ड हैं एंड वर्किंग टुगेदर विद ऑक्सफैम इंडिया allegedly funding ET to mobilize local communities। तो और ET को फंड कर रहा है ऑक्सफैम इंडिया ET NGO ग्रुप को जिससे कि लोकल कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज किया जा सके अगेंस्ट कोल इंडस्ट्री।
कोल इंडस्ट्री के अगेंस्ट तैयार किया जा सके। हाउएवर द एनजीओज assert दैट these क्लेम्स ऑफ इंटरकनेक्शंस आर अनफाउंडेड। और जितने एनजीओ ग्रुप ने ये क्लेम किया और ये बताए जोर देकर कि ये जो गवर्नमेंट और आईटी डिपार्टमेंट जो इंटरकनेक्शन दिखा रही है वो रियल में है नहीं और फाउंड नहीं किया गया है।